हम जिस दौर में पहुंच गए हैं तब सुपरसोनिक जेट इंजन है हमारे पास, हम तेजस्वी बना रहे हैं। तो ये पूरी जो यात्रा है ये भारतीय वायुसेना ने कैसे शुरू की, कैसे यहाँ तक अभी तक कामयाबी पाई है? भारत का आत्मनिर्भरता का मिशन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1951 में 4 वर्ष की इंडिपेंडेंस भी नहीं हुई थी कि हमने पहला ट्रेनर जहाज़ भारत में बनाया था। जब भी उन्होंने हमारे एरिया में अंदर घुसे, हमारे जहाज़ों ने, हमारे पायलट्स ने हमारी आर्मी के साथ मिलके, हमारी नेवी के साथ मिलके एक ऐसा जवाब दिया कि जो पाकिस्तान को हर बार वापस ले जाने के लिए करे। और 65 में देखिए, हमने तो हाजीपीर पास तक ले लिया था, लेकिन भारत का आप अप्रोच देखिए, हम जगह जीतते हैं और वापस कर देते हैं। इस तरह की सद्भावना दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। विश्व इतिहास में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ 90,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया हो। तो मुझे लगता है ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने भी एक ब्लॉकेट क्रिएट किया था। तो जहाँ भारतीय वायुसेना ने जो अचीव किया है, मुझे लगता है तीनों सेनाओं का एक मिश्रण था। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। राजकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियाँ हमें याद दिलाती हैं कि शांति और क्षमा की बात भी उसी को शोभा देती है जिसके पास अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने की ताकत हो, क्योंकि ताकत के बिना स्वतंत्रता की रक्षा संभव नहीं। और आज जब हम 15 अगस्त के दिन भारत की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो भारतीय वायुसेना की 1947 से 2026 तक की यात्रा हमें इसी बदलती हुई ताकत की याद दिलाती है। 1947 की उस छोटी सी रॉयल इंडियन एयरफोर्स से लेकर आज की मॉडर्न इंडियन एयरफोर्स तक इस 79 साल के सफ़र में हमने क्या हासिल किया, कहाँ अभी पीछे हैं, और आने वाले 20-30 साल में भारतीय वायुसेना को लीडिंग एयर पावर बनाने के लिए क्या करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और आज इंडिपेंडेंस डे के इस खास मौके पर भारतीय वायुसेना के इसी ऐतिहासिक सफ़र, उसकी वर्तमान ताकत और भविष्य की चुनौतियों को समझाने के लिए हमारे साथ हैं MPIDSA के सीनियर फेलो और वायुसेना मेडल से सम्मानित भारतीय वायुसेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन राजीव कुमार नारंग जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद विनय जी। इंडिया टीवी और आपको मुझे बुलाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और कोशिश करेंगे कि हम इस 80 साल के मौके पर जी हम अपने भारत के लिए एक अच्छा दिशा निर्देश बना पाएँ, एक अच्छा जो पुरानी हमारी उपलब्धियां हैं जी और जो हमारे चैलेंजेस हैं उसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज करके भारत को एक अच्छा रास्ता और एक अच्छी दिशा हम उस पर बात कर पाएँ। जी, तो सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 1947 की में जब आज़ाद हुई, अपना देश आज़ाद हुआ, तो पहले हमें रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से एक सेना मिली, और वो समय कितनी ताकतवर थी। और जब पाकिस्तान के साथ ये पूरा बंटवारा हुआ स्क्वाड्रन का और संपत्तियों को लेकर, तो उस समय सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या थीं और फिर कैसे हमने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना द्रिग रोड कराची पे 1932 में हुई थी, 8 अक्टूबर 1932। जी, तो आप देखिए, जहाँ पर हमारी स्थापना हुई वो स्थान ही पाकिस्तान में चला गया। जी, अब वहाँ से शुरुआत होकर लगभग 1/3 जो हमारी एयरफोर्स थी, 1/3 एयरफोर्स थी, वो पाकिस्तान की तरफ चली गई। दूसरा, हमारी एयरफोर्स इसलिए नहीं बनी थी और उस तरह की एयरफोर्स नहीं थी कि जो पूरे वेस्ट में, पूरे जो हमारे हिमालय रीजन है वहाँ पर रियल ऑपरेशंस कर पाएँ। और अभी हम पूरी तरह आज़ाद भी नहीं हुए थे कि कबालियों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। जी, उस सिचुएशन के लिए भारत उसके लिए तैयार नहीं था। अभी तो हमारे जो कमांडर्स थे वो भी ब्रिटिशर्स थे, दोनों तरफ। जी, और ये बहुत ही अजीब बात है, तब भी हमारे ऊपर अटैक हुए। लेकिन वो डिनायबिलिटी के अंदर वो सिचुएशन थी, बहुत एम्बिग्यूटी थी। उस सिचुएशन में जब भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने सूझबूझ दिखाते हुए, लिमिटेड एयर पावर होने के बावजूद, जैसे कश्मीर में जब अटैक हुआ, जहाँ पर वो लोग लैंड नहीं भी किए थे, वहाँ जाके लैंड करके वहाँ पर एक एयर ब्रिज बना पाना और कबीलियाँ को रोक पाना, आई थिंक ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अनप्रेसिडेंटेड हिस्ट्री का एक पार्ट है जो भारत के लिए बहुत मायने रखता है। और याद रखना पड़ेगा कि भारतीय पायलटों ने
अपना लोहा वर्ल्ड वॉर 2 में मनवाया था। जी। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो एक प्रोफेसर थे जो ब्रिटेन से आए थे, प्रोफेसर वेल्स, वो ये देखने आए थे कि क्या भारत में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है, और वो नहीं था। और उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दी थी और जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का डेटा था, वो सिर्फ यूरोपियन देशों के ऑफिसर से शेयर किया जाता था, भारतीयों के साथ नहीं। तो वहाँ से शुरुआत करने के बाद हम भारत ने जो प्रोग्रेस की है इस ज़माने में, मेरे ख्याल से ये बहुत ही सराहनीय है। हमारे साइंटिस्ट को, हमारे पायलट्स को, जिन्होंने जो भी हमें मशीन दी उसको एक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपना लोहा मनवाया है। और आप देखिए, एक वॉर नहीं, हर वॉर में हमने दिखाया। अगर हम बहुत सारा पोर्शन, अगर हम आज जम्मू का, कश्मीर का हमारे पास है, वो एयर ब्रिज जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयर का, कोई पुंछ में लैंड किया, कोई श्रीनगर में लैंड किया, किसी ने सप्लाई ड्रॉप की हाई ऑल्टीट्यूड में, किसी ने मेडिसिन ड्रॉप की, कहीं फूड ड्रॉप किया, कहीं सिविलियंस को वो बचाया। तो एक बहुत ही शानदार हिस्ट्री, जो भारत अभी आज़ाद भी नहीं होना शुरू हुआ था, एक हिस्ट्री हम भारतीय वायुसेना ने बनाई थी। जी। तो सर, इसमें भी अगर आगे हम बढ़ें तो हम देखते हैं कि 1947 का जो ज़माना था, 40s का, उसके बाद 50s का है, तो तब हमारे पास प्रोपेलर विमान हुआ करते, इसमें पंखा लगा होता था, उसी की मदद से प्लेन आगे बढ़ता था। और आज हम जिस दौर में पहुंच गए हैं, तब सुपरसोनिक जेट इंजन है हमारे पास, हम तेजस्वी बना रहे हैं। तो ये पूरी जो यात्रा है, ये भारतीय वायुसेना ने कैसे शुरू की, कैसे यहाँ तक अभी तक कामयाबी पाई है? देखिए, भारत, अभी हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बोला कि हम 2047 तक आत्मनिर्भर एयरफोर्स बनना चाहेंगे। भारत का आत्मनिर्भरता का मिशन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1951 में 4 वर्ष की इंडिपेंडेंस भी नहीं हुई थी कि हमने पहला ट्रेनर जहाज़ भारत में बनाया था, जिसको हिंदुस्तान ट्रेनर 2 HT2 कहा जाता है। जी। अब देखिए, एक देश जो गुलाम रहा कितने 200 साल लगभग अगर हम मानते हैं, और अभी आज़ाद होते ही 4 साल में अपना फाइटर, अपना ट्रेनर बना लेता है। जी। तो मेरे ख्याल से उस देश के लिए सराहना होनी चाहिए, हमारे साइंटिस्ट के लिए सराहना होनी चाहिए। पायलट्स की बात दें तो उन्होंने HT2 जो भी भारत में बने या विदेश में बने, चाहे वो अगर रशिया में बने हैं जो उस वक्त ईस्टर्न ब्लॉक था, या वेस्ट में बने हैं, कुछ अमेरिका से थे, कुछ UK से थे, कुछ फ्रांस से थे। अब देखिए, इनफैक्ट पोलैंड वगैरह से भी थे। इतने वैरायटी ऑफ जहाज़ों को उड़ाना, और मुझे याद है पहले जो डायल होते थे, रशिया वाले अलग होते थे और वेस्ट वाले अलग होते थे, वो MKS सिस्टम में होते थे, इधर दूसरे वाले होते थे। जी। उसके बावजूद दोनों फाइटर्स को अपनी इन्वेंट्री में रखना, फाइटर्स, ट्रेनर, ट्रांसपोर्ट, उनको रखना, उनको फ्लाई करना। हेलीकॉप्टर्स देखिए, जो रशिया के मी सीरीज़ के हेलीकॉप्टर्स है वो अलग तरह के थे, और जो फ्रेंच एलवर्ट था वो अलग तरह का था। और जब फाइटर्स की बात करें, हमने वेम्पायर, मिस्टियर, MiG-21, 23, 27, 29, Su-30, और अगर हम वेस्टर्न ब्लॉक में देखें, जैगुआर, मिराज 2000, एक बहुत ही वैरायटी। और अगर ट्रांसपोर्ट में देखें, हमारे पास एवरो उड़ाए हमने, डॉर्नियर उड़ाए, एवरो कहाँ का, डॉर्नियर कहाँ का, IL-76 कहाँ का, AN-32 कहीं और का। जी। और इतनी वैरायटी होने के बावजूद, और फिर इंडिजिनस हम ट्रेनर फ्लाई कर रहे थे, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर। तो मेरे ख्याल से एक बहुत, और हेलीकॉप्टर्स, अब तो अब इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स में आ गए हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्ट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही शानदार जर्नी रही है। उसमें चैलेंजेस रहे हैं, हम अपनी अचीवमेंट्स, और उसमें मेरे ख्याल से हम चाहेंगे और कुछ करना, और जो हमने अचीव किया उससे लर्न करें, उसे सीखें और भारत को और मजबूत बनाएं। मेरे ख्याल ये हमारी एक ट्रैजेक्टरी रही है, और वही एटीट्यूड से हम अपने आप को धरती पर रखते हुए दुश्मनों या कोई भी भारत की तरफ आंख उठाए, उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जी। तो सर, अगला सवाल भी मेरा उसी से है, क्योंकि अगर हम 3 पार्ट में बांटें, जो अपना आज़ादी से लेकर 70s का पूरा इरा था, उसके बाद अब तक जो हम विकास कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1965 का जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ,
तब कैसे हमने उनके पैटर्न टैंक्स को तबाह किया था, कैसे 1971 की जंग में हमने पूरी पाकिस्तान पे एयर सुप्रीमेसी जो उस समय हासिल की थी, तो वो पूरा कैसे कारना मतलब जो है एक इतिहास रचा था इंडियन एयरफोर्स ने, उसके बारे में बताइए सर। देखिए क्या है, भारतीय फौज 1962 की लड़ाई के बाद जी पाकिस्तान ने सोचा शायद भारतीय फौज रेडी नहीं है जी और ये उसकी सबसे बड़ी गलती प्रूव हुई। उन्होंने कई बार ऐसे, देखिए लड़ाई शुरुआत करने वाला पाकिस्तान था जी, भारत तो शांति प्रिय देश था, भारत ने कोई अटैक नहीं किया। जब वो हमारे यहाँ आए नेचुरली हम प्रिपेयर्ड नहीं थे क्योंकि हमें उन पे अटैक नहीं करना था जी तो इनिशिएटिव उनका था, रिस्पांस हमारा था। और ये इस चीज़ में जब भी उन्होंने हमारे एरिया में अंदर घुसे, हमारे जहाज़ों ने, हमारे पायलट्स ने हमारी आर्मी के साथ मिलके, हमारी नेवी के साथ मिलके एक ऐसा जवाब दिया कि जो पाकिस्तान को हर बार वापस ले जाने के लिए करे। और 65 में देखिए हमने तो हाजीपीर पास तक ले लिया था, लेकिन भारत का आप अप्रोच देखिए, हम जगह जीतते हैं और वापस कर देते हैं। इस तरह की सद्भावना दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से उसको कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। जो आदमी स्ट्रांग होता है करता है, लेकिन हमें बार बार ये शायद नहीं होगा। 1971 में बात देखिए, जो ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे, भारतीय MiG-21 फाइटर्स ने जहाँ पर उनका कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनकी खिड़कियों में से रॉकेट, देखिए रॉकेट बहुत एक्यूरेट मिसाइल नहीं थी उस ज़माने में, इतना एक्यूरेसी से फायर किया कि उनकी खिड़कियों से जाके उनके पास जब फटे तो उन्होंने इमीडिएटली सरेंडर कर दिया। अब हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में जहां एक तरफ फाइटर्स लड़ाई कर पा रहे थे, वहीं पर जो आर्मी जब अंदर घुसी थी बांग्लादेश में, अब जो बांग्लादेश है उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, रास्ते में बहुत सारे पानी के एरियाज थे, रिवर्स थी, कैनाल्स थी, तो वहाँ पर अगर हम ज़मीन रास्ते से चलते तो शायद इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारे हेलीकॉप्टर्स ने जो ब्रिज पैदा किए, आर्मी को दुश्मन को पार करके उसके पीछे डाल दिया, वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव था कि पाकिस्तान फोर्सेस चारों तरफ से भारतीय फोर्सेस से गिरी। आप देखिए, अब पीछे से भी दो आपके दुश्मन, आगे भी दुश्मन, दाहिने भी दुश्मन, बाएं भी दुश्मन। तो वो एक ऐसा शॉक था कि पाकिस्तान लीडर्स को, तो मिलिट्री लीडर्स को तो समझ ही नहीं आया। वरना विश्व इतिहास में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहां 90,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया हो। तो मुझे लगता है ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने भी एक ब्लॉकेट क्रिएट किया था। तो जहां भारतीय वायुसेना ने जो अचीव किया है, मुझे लगता है तीनों सेनाओं का एक मिश्रण था। हाँ, भारतीय वायुसेना का किसी में रोल ज़्यादा रहेगा, कहीं हेलीकॉप्टर्स का रोल रहेगा, कहीं ट्रांसपोर्ट का रोल रहेगा, कहीं फाइटर्स का रोल रहेगा, कहीं एयर डिफेंस का रोल रहेगा। मेरे ख्याल एक भारतीय वायुसेना एक बहुत ही डिसिसिव एज प्रोवाइड करता है। देखिए, जो दुश्मन, अगर आप ज़मीन से चलें, आपको उस दुश्मन से लड़ना पड़ेगा जी, लेकिन अगर आप उसको अवॉइड करते हो बाय यूजिंग एयर ब्रिज, तो मुझे लगता है ऐसी जो कैपेबिलिटी है वो आपको सिर्फ वायुसेना प्रोवाइड कर सकती है। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि 71 और 65 की लड़ाई में भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही निर्णायक रोल रहा था जी। तो वैसी एक बात हमें कारगिल के युद्ध में भी दिखाई दी थी, जब मिराज 2000 का उपयोग करके ऑपरेशन सफ़ेद सागर को अंजाम दिया गया था। उसके बारे में ज़रा बताइए कि कैसे एक डिसिसिव एज मिल गई थी उसके बाद से हमारी सेना को, हमारी आर्मी को कारगिल जीतने में। देखिए, कारगिल जो युद्ध था वो एक तरीके से छुरा घोंपना था पीछे से जी। भारत ने पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाके कह रहे थे हम आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, और वहाँ आप देखते हैं कि आपके पास ऐसा अटैक होता है, और वो भी उस वक्त होता है जहाँ पर आपके लिए बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन थी। देखिए, पहाड़ों की लड़ाई ज़मीनी लड़ाई से बहुत ही मुश्किल होती है जी। आप एक पहाड़, अगर कोई आदमी, एक आर्मी दूसरी आर्मी से लड़ती है, तो अगर 10 लोग हैं तो उसके 7 गुना लोग लगाए जाते हैं, और पहाड़ों में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। और फिर भी उसमें जीत की संभावना बहुत कम होती है। और उस वक्त हमने देखा, और जो ये जो पोस्ट थी, एक छोटा पॉइंट था,
उस वक्त प्रिसीजन फायरिंग और प्रिसीजन सिस्टम्स का अभी नया नया दौर शुरू हुआ था दुनिया में। अभी प्रिसीजन जो सिस्टम थे कि भाई एक पॉइंट पे जाके आपका जो मिसाइल है या गोला है उस पर अटैक करेगा, जो छोटा सा है, और वो भी इतनी ऊंचाई पे, दुनिया में लोगों ने वेपन टेस्ट ही नहीं किए थे। जी। भारतीय वायुसेना ने लड़ाई के दौरान इनोवेशन किया। हमारे जो पुराने वाले बॉम्ब्स थे उसमें लेज़र गाइडेड किट लगाई, मिराजीज ने उनको टेस्ट किया और लगभग 500 से ज़्यादा सॉर्टीज़ की। पाकिस्तानी तो आश्वस्त थे कि वो अब तो कोई टेक ओवर ही नहीं कर सकता। तो एयर पावर ने, जब हमने भारतीय शुरू में हमने जब देखा कि जो नॉर्मल स्ट्राइक मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर रहा, तो हमने उसको अडॉप्ट किया, मॉडिफाई किया और वॉर में इनोवेट किया। ये होता है प्रोफेशनलिज्म, जब आप देखते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए जब एडवर्सिटी ज़्यादा हो, उसको देखते हुए मुझे लगता है हमारी इनोवेशन काम आई, हमारा इंडिजनाइजेशन काम आया, हमारी एक जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है, जो पुराने नॉर्मल आयरन बम थे उनको स्मार्ट बम बना के मारा। ये एक बहुत ही दुनिया में एक बहुत ही निर्णायक इनोवेशन, एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग थी। और अगर अभी आप देखें ऑफ सफ़ेद सागर पे अभी नेटफ्लिक्स सीरीज़ आई है जी। तो मुझे लगता है भारतीय वायुसेना के बारे में अब लोगों को और पता लगेगा और हमें पढ़ना चाहिए अपनी हिस्ट्री के बारे में और डीप स्टडी करना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। तो भारतीय वायुसेना के 1947 से लेकर 2026 तक के पूरे सफ़र और आगे जो भारतीय वायुसेना को इसमें विकास करना है, इसको लेकर हमारे वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।